हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं बुद्धा ओपन टेस्ट जो पी ब्लॉक का हुआ था एनसीईआरटी का, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसका टेस्ट दिए, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, लगभग 1000 स्टूडेंट्स का टेस्ट दिए हैं। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आखिर बुद्धा ओपन टेस्ट जो पी ब्लॉक का हुआ था उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। द्विध्रुव बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपका स्टेट लेवल का है। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश क्या राशि है जिसका दिशा होता है कम विद्युत ऋणात्मक तत्व से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर। इसका वीडियो भी आपको मिलेगा, द्विध्रुव आघूर्ण पहचानने का ट्रिक का वीडियो बुद्धा साइंस अकेडमी पे सारा कुछ रेडी हो रहा है सर। तो द्विध्रुव आघूर्ण पहचानने का सिंपल ट्रिक है, आपको संकलन निकालने का भागा विधि बताए थे। वाहितम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम हो तो 2 से भागा देंगे, और 8 से अधिक हो तो 8 से भागा देंगे। जिसमें पूरी भाग लग जाए उसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। 3 नियम था। पहला नियम था क्या, जो वैसा अणु जो एक ही प्रकार के परमाणु का बना हो, जैसे O2, H2, ये सब का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जो एक ही प्रकार के परमाणु का बना हो, इसको हम लोग अध्रुवीय बोलते हैं। अध्रुवीय जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, अध्रुवीय अणु बोलते हैं। और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है उसे ध्रुवीय बोलते हैं। तो पहला पहचानने का ये विधि हो गया। दूसरा देखिए निर्जन जोड़ी, जिस पर निर्जन जोड़ी उपस्थित हो तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। या भागाधिश चेक कर लेंगे, जिसका बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पूरी भाग लग जाए उसका 0 होगा, वो ध्रुवीय अणु होगा। तीसरा नियम क्या आता है, सिमेट्रिकल, वैसा यौगिक वैसा कंपाउंड जो सिमेट्रिकल हो, 2 भाग में डिवाइड हो उसके आराम से, उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, वो भी अध्रुवीय होता है। तो इस तीनों का ट्रिक का वीडियो आपको मारिएगा सर्च, द्विध्रुव आघूर्ण पहचानने का ट्रिक, उस पर आपको मिल जाएगा अच्छी तरह से। यहाँ फिलहाल BF3 देखिए, BF3 बोरोन के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, अब फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7, कितना फ्लोरीन है 3, सत्या 21, 21 3 24। अब देखिए बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से अधिक हो तो 8 से भागा देंगे, 8 24। ये अपना ट्रिक था द्विध्रुव आघूर्ण पहचानने का। जो पूरी भाग लग जाए बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 8 से या 8 से अधिक होगा तो 8 से भागा देंगे, उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। ये था द्विध्रुव आघूर्ण पहचानने का ट्रिक, जो आपको ये फिजिक्स का भी टॉपिक है, फिजिक्स में पढ़ना है, 12th में भी और 11th में भी है सर। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, इसका सिंपल ट्रिक है भागा विधि, जिसे हम अध्रुवीय अणु बोलते हैं। जिसका शून्य नहीं होता हम बोलते हैं ध्रुवीय अणु। इसका वीडियो भी आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है इसका, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होगा। +2 कार्बन वर्ग, लोहा और चांदी का तो +2 स्थिर होगा नहीं। काशी जी में शंकर पार्वती, काशी जी में शंकर पार्वती, काशी जी में शंकर पार्वती। तो कार्बन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होता है। तो नीचे को ना काशी जी में शंकर पार्वती, सीसा, लेड का ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा स्थिर होगा +2। कार्बन वर्ग का क्या होता है +2 और +4 ऑक्सीजन अवस्था, तो +2 स्थिर होता है लेड का, जो सबसे नीचे होगा। अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडाइड का डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त हुआ, यह उजला अवक्षेप होगा। देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में जब अधिक मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड डाला जाएगा, जब पोटेशियम आयोडाइड डाला जाएगा सर, जो अस्थाई उजला अवक्षेप बनता है वो होता क्यूप्रस ऑक्साइड, Cu2I2। आपका बनने का तो ये भी बनेगा, लेकिन ये आपका स्थिर। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडाइड डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त है। तो ये उजला अवक्षेप आपको होता है Cu2I2, ना कि Cu2I2, ये नहीं, ये आपका अस्थाई प्रोडक्ट होता है Cu2I2। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडाइड डालने पर उजला अवक्षेप क्या होगा, Cu2I2, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक नहीं क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस, उसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था है कॉपर का। अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्मथ का सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था, बिस्मथ, तो बिस्मथ किस में था, नाइट्रोजन में, नाना
पापा, आंटी सब बीमार। और हमको पता है कि नाइट्रोजन वर्ग का ऑक्सीकरण अवस्था क्या था, -3, +3 और +5। ये था नाइट्रोजन वर्ग का ऑक्सीकरण अवस्था। लेकिन हम लोग पढ़े थे क्या, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होता है, ऊपर से नीचे आने पर। तो विषमत सबसे नीचे है, इसका सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या जाएगा, +3। और आपको पी ब्लॉक में ये बात याद रखेगा कि ऊपर से नीचे आने पर न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा अस्थायी होता है। जैसे ऑक्सीजन वर्ग में लीजिए क्या था, +2, -2, +4, +6। तो नीचे में क्या, +4 में वृद्धि होगा, जो न्यूनतम, अधिकतम नहीं न्यूनतम, जो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था होगा उसमें ऊपर से जाने में क्या होता है, वृद्धि होता है। आंसर क्या हो जाएगा, +3। अगला चौथा ऑप्शन, निम्नलिखित में कौन त्रिभाषमीय है। त्रिभाषमीय आपका होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO3। इसका क्षारकता होता है 3। इसका वीडियो भी आपको मिलेगा, ऐसा क्यों होता है, इसका संरचना बना के काफी अच्छी तरह से। त्रिभाषमिक होता है, ये आपका द्विभाषमिक होता है, ये आपका एक भाषमिक होता है। त्रिभाषमिक, त्रिभाषमिक कहने का मतलब वह अम्ल कितना हाइड्रोजन आयन त्याग करेगा, जितना हाइड्रोजन आयन त्याग करेगा वह उसका भस्मिता कहलाता है। अब त्रिभाषमिक क्षार मत समझिएगा, यहाँ उल्टा कॉन्सेप्ट है, अम्ल का भस्मिता निकलता है और क्षार का अम्लता, क्षार का अम्लता निकलेगा और अम्ल का भस्मिता। तो ऐसे सही क्या था, H3PO4। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है, तो समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन या कोई नहीं। तो आयोडीन, समुद्री घास में आपका पाया जाता है आयोडीन, समुद्री घास में इलामेंट के रूप में आयोडीन है। सोडियम है लेकिन यौगिक के रूप में, नमक के रूप में NaCl। समुद्री जल में पाए जाना तत्व पूछ रहा, तत्व में क्या जाएगा, आयोडीन। यौगिक, यौगिक में क्या, सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी समुद्र में है यौगिक रूप में, क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। तत्व में क्या बोलिएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन, किस हाइड्राइड का क्वथनांक उच्च होता है, किस हाइड्राइड। देखिए ऑक्सीजन पर हम लोग पढ़े थे, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो इसमें आप पढ़े थे हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। तो इस वर्ग का तत्व जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया था तो H2E प्रकार का हाइड्राइड बनाया था, है ना, H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2E प्रकार का हाइड्राइड बनाता था। लेकिन हम लोग उसमें क्या पढ़े थे कि जल में हाइड्रोजन बंधन पाए जाने के कारण इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। अब पूरा केमिस्ट्री में आपको पता है कि 3 तत्व ही है, FON, यही तीनों ही क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंधन। तो ऑक्सीजन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्वथनांक में वृद्धि होता था, लेकिन अपवाद था कि जल में हाइड्रोजन बंधन पाए जाने के कारण इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। जल का क्वथनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अगला, P-CL5 का ज्यामितीय आकार क्या है। यह सिंपल ट्रिक बताएं, जो दुनिया में कोई भी यूट्यूब पे आपको ये ट्रिक मिलने नहीं जा रहा है, ये अपना खुद का बुद्धा ब्रांड का ट्रिक है सर, संकलन निकालने का। यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, वहां पे इसका वीडियो मिल जाएगा। P-CL5 सिंपल ट्रिक था, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम हो 2 से भागा देंगे, और 8 से अधिक हो तो 8 से भागा देंगे, जितना भागफल आएगा उतना कक्षा हम लोग भरेंगे। देखिए, तो फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। कितना क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है, तो 7 गुना 5, 7 पचे 35, 35 5 40, कुल 40 इलेक्ट्रॉन है। और आपको बताए थे बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक हो तो 8 से भागा देंगे, तो 40 को भागा दिए हम लोग 8 से, 8 पचे 40, मतलब 5 कक्षक भरेंगे। और हमको पता है एस में होता है 1 कक्षक, पी में होता है 3 कक्षक और डी में होता है 5 कक्षक। तो ये हो जाएगा sp3d, sp3d, 3 1 4 1 5। इसका नाम था त्रिकोणीय ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यह संकलन निकालने के ट्रिक, और सबका नाम भी आपको बताया गया। इसका भी यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा अच्छी तरह से, अब प्ले स्टोर में इसका वीडियो मिलने वाला है। बहुत ही तगड़ा ट्रिक है सर संग्रह निकालने का, जो जेमेंस नीट हर स्टेट बोर्ड में ये आपको काम देगा। ऐसा ट्रिक आपको फिर कहीं मिलेगा नहीं, भागा भी थी सर। तो अच्छी तरह से देख लीजिएगा, जूम करके जान लीजिएगा ये ट्रिक क्या है, कैसे सर बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एसेट में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था,
तो आपको पता है कि सल्फर क्या, एक मिनट, तो आपको पता है कि सल्फर क्या है, सल्फर एक बहुपरमाणविक तत्व है, बहुपरमाणविक। अब बहुपरमाणविक तत्व है, इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, शून्य होता है। सल्फर हो या H2 हो या O2 हो या कोई तत्व अकेला हो तो उसका ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा शून्य होता है। मान लो ऑक्सीकरण अवस्था की परिभाषा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के द्वारा ग्रहण या त्यागा गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के द्वारा ग्रहण या त्यागा गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ऐसे सल्फर एक बहुपरमाणविक तत्व है जिसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, शून्य होता है। या तत्व अकेला हो या अपने अवस्था में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2, तो H2 का जीरो होगा, एक ही परमाणु का बना हुआ है। यह क्या है, डायटोमिक है, द्विपरमाणुक तत्व है, शून्य ही होगा। अगर यौगिक रहेगा तो x मान के निकालेंगे, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना उसको x मान लेंगे, अब बगल वाले तत्व को संख्या में उसके आवेश से गुना करके जोड़ देंगे। इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत आपका है मोनाजाइट। मोनाजाइट एक गैस है जो हीलियम का क्या है, मुख्य स्रोत है। अगला, HCF4 के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है, HCF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का जलीय अपघटन किया जाता है तो आपका मुख्य जेनॉन ट्राइऑक्साइड बनता है। जेनॉन ट्राइऑक्साइड आपका बनता है, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड के जलीय अपघटन से जेनॉन ट्राइऑक्साइड, जेनॉन ट्राइऑक्साइड बनता है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड के जलीय अपघटन से। निम्नलिखित किस हैलाइड का आयनिक गुण सबसे ज्यादा है, आयनिक गुण, केमिस्ट्री में दो गुण होता है, आयनिक गुण और सहसंयोजी गुण। असहसंयोजी गुण का भी अच्छा, इसका भी दोनों का धाकड़ वीडियो आपको मिल जाना है। फिर यहाँ ट्रिक समझिए, आयनिक गुण, आयनिक गुण आपका निर्भर करता है विद्युत ऋणात्मकता पर, विद्युत ऋणात्मकता पर। जिस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा उसका क्या होगा, आयनिक गुण भी उतना ही ज्यादा होगा। एम से क्या, एम में कोई मेटल है, एम से क्या फ्लोरीन है, तो मेटल यदि ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ है तो उसका आयनिक गुण उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा। विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होगा उसमें आयनिक गुण होगा। अब विद्युत ऋणात्मकता का मान या अंतर कम होगा तो उसमें क्या होगा, सहसंयोजी गुण होगा। इसका ये बहुत अच्छा वीडियो हम बनाए सर, सहसंयोजी गुण पहचानने का। इसमें सिंपल है कि सहसंयोजी गुण समानुपाती होता है आवेश का, चाहे वह धनायन का हो या तो ऋणायन का हो। बहुत अच्छा वीडियो उसका मिलेगा आपको। फिलहाल यहाँ के आयनिक गुण आपका निर्भर करता है विद्युत ऋणात्मकता पर, जो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। अगला, इन अम्लों में सबसे प्रबल अम्ल कौन है, आपको बताए थे, याद कीजिए, फिर कल बाहर आई अंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ये सभी जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो HX प्रकार का यौगिक बनाएगा। HX मतलब क्या, HF, HCl, HBr और HI। तो आपको बता दें कि फ्लोरीन वर्ग के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे आने पे अम्लीय गुण में वृद्धि होता है, क्योंकि वियोजन एंथैल्पी का मान घटता है। नीचे का जो हाइड्राइड है हेलोजन का, वह आसानी से हाइड्रोजन का त्याग कर देता है, कम ऊर्जा खपत होता है। तो नीचे का हाइड्राइड क्या होता है, प्रबल अम्ल। ना किसी फ्लोरीन वर्ग में, सही वर्ग में, ऑक्सीजन वर्ग हो या नाइट्रोजन वर्ग हो, जब ये सभी तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्राइड में आते हैं। अब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हाइड्राइड में अम्लीय गुण में वृद्धि होता है, क्योंकि वियोजन एंथैल्पी का मान घटता है। बहुत जो क्वेश्चन ये भी रहेगा कि HCl HF से प्रबल अम्ल क्यों, तो HCl प्रबल अम्ल इसलिए है कि HCl का वियोजन एंथैल्पी का मान कम है, या कम ऊर्जा में भी हाइड्रोजन आयन आपको दे देगा, और जो जितना जल्दी हाइड्रोजन आयन देगा वह क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। तो अम्ल का गुण क्या है, जो हाइड्रोजन आयन दे। किस हेलोजन का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सबसे अधिक ऋणात्मक होता है, याद कीजिए, किस हेलोजन का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा होता था। और आपको इससे बता दें कि फ्लोरीन का आकार छोटा था, पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, जो ज्यादा विद्युत आत्मक होता है आकार भी क्या होता है, छोटा होता है, और सभी पी ब्लॉक का ही है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक ऋणात्मक होता है, सबसे कम होता है। अधिक ऋणात्मक सबसे कम, कम ऋणात्मक अधिक मान।
तो क्लोरीन याद रखिए, क्वेश्चन हर जगह आपको मिलेगा, किस हेलोजन का इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी का मान सबसे अधिक ऋणात्मक होता है। अगला, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन होता है आपका सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, ये आपका एम्स में पूछा हुआ है। ऐसा क्यों? तो आपको एक ट्रिक मिलेगा वीडियो, लीना के बाबा सलकनाक मगर आलोक जी फेविकोल निकाल्टीन से हाइड्रोजन को मरकरी सिल्वर गोल्ड दे। गोल्ड सोना, देखिए सबसे नीचे आया, सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है, और जिसका, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड क्या होता है? धनात्मक होता है, और जिसका इलेक्ट्रोड भी हो धनात्मक होता है, जो कम क्रियाशील होता है, उसका वह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। लीना का लिथियम ऊपर क्या ज्यादा अवकारक है, ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो फ्लोरीन, फिलहाल फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है अपने वर्ग में, इसका इलेक्ट्रोड क्या होता है? ज्यादा धनात्मक होता है। अगला, निम्नलिखित प्रबल क्षार कौन है? देखिए फिर आ गया हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। तो आपको अभी हम बताए थे कि नाइट्रोजन वर्ग हो या ऑक्सीजन वर्ग हो या फ्लोरीन वर्ग हो, तो ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण में वृद्धि होता है। नीचे पर क्या बढ़ता है? अम्लीय गुण, अभी बताए थे अम्लीय गुण में वृद्धि होता है। नीचे का हाइड्राइड प्रबल अम्ल होता है, तो नीचे का प्रबल अम्ल है तो ऊपर का क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार। प्रबल क्षार ऊपर का क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार हो जाएगा। तो अमोनिया क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार। किसी भी वर्ग के हाइड्राइड में, पी ब्लॉक में किसी भी वर्ग के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण में वृद्धि होता है। तो नीचे तो अम्लीय गुण है तो ऊपर क्या हो जाएगा? क्षारीय गुण। अम्ल क्षार का उल्टा है। निम्नलिखित में कौन सा एक अस्तित्व में नहीं है? देखिए यहाँ पे बहुत सारा ओक्सीडेज गैस दिया हुआ है, जेनॉन का, नियोन का, जेनॉन का। तो देखिए जेनॉन का फ्लोराइड का यौगिक का अस्तित्व है, हम उससे पहले भी पढ़े थे कि जेनॉन टेट्रा फ्लोराइड को जल में घुलाने में क्या मिलेगा। तो जेनॉन का संकरण भी हम लोग पढ़े, वर्ग पिरामिड था, वर्ग समतली था, रेखीय था। लेकिन सर नियोन का कोई अस्तित्व नहीं है, नियोन का कोई यौगिक नहीं है, इसका कोई अस्तित्व अभी नहीं मिला है। यह सही परमाणु की अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस में नियोन का कोई यौगिक है। तो इनकी तो कौन सा एक अस्तित्व में नहीं था? नियोन अस्तित्व में नहीं है। ये आपका एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पूछा हुआ है, नियोन का अस्तित्व में नहीं है। अगला, BrF5 का संकरण है। BR सिंपल ट्रिक है सर, बोले आपको ओनली वन बुद्धा ब्रांड में ओनली ऐसा ट्रिक मिलेगा केमिस्ट्री का जो कभी आप सोचे नहीं होंगे सर। बस कुछ दिन और धैर्य के, काफी एक से एक धांसू ट्रिक मिलने वाला है। तो ब्रोमीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, फिर कल बाहर है एंटी। फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 ही इलेक्ट्रॉन, सब एक ही वर्ग में है, एक ही फैमिली है सर। कितना फ्लोरीन है? 5, 7 5 35, 35 7 42, 35 7 42। आपको सिंपल ट्रिक है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम हो 2 से भागा देंगे, और 8 से अधिक हो तो 8 से भागा देंगे। 8 5 40, हाथ में रहा 2, 2 तो 8 से कम है, 2 1 कम 2, 5 1 6, sp3d2, sp3d2। देखिए है कहीं? ये कहीं पे नहीं है सर, इसमें किसी का भी आंसर होगा अपना मन से कहते हैं sp3d2, इसमें एक निर्जन जोड़ी बच जाएगा। ये आपको बताता है निर्जन जोड़ी, जो दोबारा में जो भागफल आता है वह निर्जन जोड़ी बताता है। कैसे? ब्रोमीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 गो में 5 गो देखिए बंधन बना रहा है फ्लोरीन से, 5 गो तो बंधन इलेक्ट्रॉन आ रहा, 2 इलेक्ट्रॉन बंधन नहीं बना रहा है। किया था संग्रह में, ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा था, sp3d2 निर्जन जोड़ी, सही कर लीजिए sp3d2। अब बहुत सारे एग्जाम में ये भी होता है सर कि आपका आंसर मैच नहीं करेगा, जो एडवांस लेवल में होता है, चारों का चारों सही रहेगा, चारों को रखना होगा, सभी भी नहीं रहेगा, और किसी में ऐसा भी छोड़ना भी पड़ेगा सर। सर कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। यदि क्रिकेट के मैदान में है, चाहिए कि 6 बॉल छक्का मार दे, वो संभव नहीं है, कुछ रोकना ही पड़ेगा, उसको पार भी जाना देना पड़ेगा, और कुछ वैसा ही बॉल आएगा इसको देख कर हमको मारना है सर। तो कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका आंसर मैच नहीं करेगा। आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है, जो एडवांस सब वगैरह में रहेगा, मोर देन 1 करेक्ट, 2 3 भी सही हो सकता है, सभी भी सही होगा, लेकिन ऑप्शन सभी नहीं देगा। तो यहाँ ध्यान देगा, फुल कॉन्फिडेंस रखिएगा अपना। अगला देखिए, अमोनिया को क्लोरीन से विक्रिया कहा जाता है, क्लोरीन 3 मोल है, अमोनिया को 3 मोल क्लोरीन से विक्रिया कहा जाता है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि अमोनिया, कभी अमोनिया कम रहेगा क्लोरीन ज्यादा रहेगा। जब क्लोरीन ज्यादा रहेगा तब रहेगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और जब अमोनिया अधिक रहेगा, जब अमोनिया अधिक रहेगा तब बनेगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और प्लस डाई नाइट्रोजन बनता है।
अगर अमोनिया अधिक है तब। लेकिन इसमें क्या है, क्लोरीन आपका अधिक है, तो क्लोरीन अधिक के कारण नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। अगर अमोनिया अधिक देता, अधिक मोल, तो अमोनियम क्लोराइड और डाई नाइट्रोजन दोनों बनता। बड़ा ही फेवरेट एनसीईआरटी क्वेश्चन है सर। अगला देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से अभिक्रिया किया, ठंडा तथा तनु, ठंडा उल्टा दिया है यहाँ था, ठंडा तथा तनु, याद रखें तनु ठंडा या तनु हो तो बनता हाइपो, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया कराया जाता है किसे, क्लोरीन से। जब क्लोरीन क्या ठंडा और तनु हो, ठंडा तनु में क्या आपका जल का मात्रा हो, प्योर नहीं है, तो ऑक्सीजन आपको पता है फॉर्मूला क्या पड़ा, सोडियम हाइपो, अगर बीच में आ गया ऑक्सीजन क्या पढ़ेंगे, हाइपो। ये आपको एक मिनट रुकिए, एक ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है बीच, मान लीजिए ये आपका है नमक, तो इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अगर इसके बीच में आ जाए ऑक्सीजन, अगर बीच में ऑक्सीजन को पढ़ेंगे हाइपो, क्या पढ़ेंगे, हाइपो। देखिए क्या, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगर बीच में आ जाए हाइड्रोजन, अगर बीच में आ जाए तो इसको बोलते हैं हाइपो, बाय, क्या बोलेंगे, बाय, सोडियम बाइक्लोराइड। ये ट्रिक याद रखिएगा फॉर्मूला पढ़ने का। अगर बीच में आ जाए ऑक्सीजन तो हाइपो, अब बीच में आ जाए हाइड्रोजन तो बाय, हाइपो और बाय, समझा ना। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, अगर बीच में हाइड्रोजन तो सोडियम बाइक्लोराइड। अगला देखिए, इनमें से कौन परवल अम्ल है, बहुत एमवीआई क्वेश्चन सही आपका नीट में पूछा हुआ है। परवल अम्ल, तो ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर निकलता है अम्लतीय गुण, ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर। देखिए इस चारों में सबसे प्रबल अम्ल कौन है, HClO4। इसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, +7, 4 दूनी 8, 8 में गया +7। इसमें कितना है, +3 दूनी 6, +5, 2 दूनी 4, +3, इसमें है 2 +1। जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होगा वह परवल अम्ल होगा। यह आपका बहुत ही फेवरेट और वीवीआई क्वेश्चन है, जैसे कौन परवल अम्ल है, तो HClO4, क्योंकि इसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा है। अगला देखिए, अमोनिया के उत्पादन में कौन सा उत्प्रेरक है। देखिए पी ब्लॉक में 3 सबसे फेवरेट उत्पाद बनाने का विधि था। पहला था हेबर विधि, जिससे अमोनिया बनाते थे। दूसरा था ऑस्टवाल्ड विधि, जिससे नाइट्रिक अम्ल बनाते थे। तीसरा था संस्पर्श प्रक्रम, कॉन्टैक्ट मेथड, जिससे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते थे। हेबर विधि, अमोनिया, ऑस्टवाल्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल, संस्पर्श प्रक्रम, कॉन्टैक्ट मेथड, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। तीनों में अलग अलग उत्प्रेरक था, तीनों में डी ब्लॉक का तत्व था। क्यों आप पढ़े हैं डी ब्लॉक में, पूरे केमिस्ट्री में डी ब्लॉक का तत्व उत्प्रेरक का कार्य करता है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों का परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है। पूरे केमिस्ट्री में डी ब्लॉक का तत्व उत्प्रेरक का कार्य करता है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों का परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाता है। तो अमोनिया बनता है हेबर विधि में, इसमें आपका मुख्य रूप से उत्प्रेरक है आयरन, लोहा रहता है हेबर विधि में, हेबर विधि में जहां हम लोग अमोनिया। एक होता है आपका ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड विधि, जिससे हम लोग बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसमें आपका मुख्य रूप से उत्प्रेरक होता है क्या, प्लेटिनम, प्लेटिनम। एक होता है कॉन्टैक्ट मेथड, संस्पर्श प्रक्रम, संस्पर्श प्रक्रम, जिससे हम लोग बनाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। इसमें आपका आता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, याद रखिए बहुत वीवीआई है। तो अमोनिया का निर्माण होता है हेबर विधि में, लोहा क्या है मुख्य रूप से उत्प्रेरक है। अगला देखिए, सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है। तो आपको पढ़ाए थे नाइट्रोजन वर्ग में, पढ़ाए थे नाइट्रोजन बनाने की विधि। तो नाइट्रोजन बनाने के शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त करने का 2 विधि था, सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड का अपघटन कराने पर। सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड के अपघटन से आपको शुद्ध डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है, डाई नाइट्रोजन। अगर जल प्राप्त करना हो तो ऑक्सीजन प्राप्त करना हो तो जल में विद्युत धारा डाल दीजिए, जल में विद्युत धारा मिलाएं तो क्या है, एनोड पर ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। लेकिन सोडियम एजाइड से क्या प्राप्त होगा, डाई नाइट्रोजन। वर्ग 15 के किस तत्व का क्वथनांक कुछ होगा, तो नाना पापा आंटी सब बीमार। आपको बताया था वर्ग 15 में कोई वर्ग हो, ऊपर से नीचे आने पे क्वथनांक में वृद्धि होता है, ऊपर से नीचे आने पे क्वथनांक में क्या होता है,
वृद्धि होता है। तो नाना पापा आंटी सब बीमार। तो टीच में क्या, सब नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, एंटीमनी का क्वथनांक क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। किसी वर्ग में, किसी भी वर्ग के तत्व में ऊपर से नीचे आने पर क्वथनांक में वृद्धि होता है। अगला देखिए, सबसे प्रबल अम्ल कौन से है? सबसे प्रबल अम्ल आपको अभी बताया थी, देखिए ऑक्सीजन वर्ग है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो आपको बताया था किसी भी वर्ग के हाइड्राइड में, किसी भी वर्ग के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण में वृद्धि होता है। नीचे वाला ज्यादा अम्लीय होगा, ऊपर वाला कम अम्लीय होगा। ओल्ड स्टाइल से, तो ये लोहा दे दिया आपको क्वेश्चन में, लोहा, तो लोहा तो इस वर्ग में आएगा नहीं सर। ओल्ड स्टाइल से टीपो, वर्ग किसी भी वर्ग के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे आने पे अम्लीय गुण में वृद्धि होता है, क्योंकि वियोजन इंथैल्पी का मान बढ़ता है। वियोजन वो आसानी से आपको हाइड्रोजन आयन दे देगा, और जो जितना आसानी से हाइड्रोजन आयन देता है वह उतना ही प्रबल अम्ल होता है, H2S। अगला देखिए, वर्ग 15 के किस तत्व का हाइड्राइड क्वथनांक निम्न है? सबसे कम क्वथनांक किसका है? तो आपको बताया कि नाइट्रोजन वर्ग के हाइड्राइड में नाना पापा आंटी सब बीमार। तो ऊपर से नीचे आने पे क्वथनांक में वृद्धि होता है, ऊपर से नीचे आने में क्वथनांक क्या होता है, वृद्धि। लेकिन नाइट्रोजन, अमोनिया में हाइड्रोजन बंधन पाए जाने के कारण इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे आने पे क्वथनांक में वृद्धि होता है। लेकिन नाइट्रोजन में, अमोनिया में हाइड्रोजन बंधन पाए जाने के कारण इसका क्वथनांक क्या होता है, सबसे कम रहता है, इसका क्वथनांक बढ़ जाता है अन्य दो तत्वों से। तो सबसे कम किसका हो गया, PH3 का सबसे कम होना चाहिए था। सबसे कम अमोनिया क्वथनांक जो सबसे ऊपर था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बंधन पाया था, और हाइड्रोजन बंधन क्वथनांक को बढ़ा देता है। ये ऑक्सीजन वर्ग में भी था और फ्लोरीन वर्ग में भी था। यही तीनों है, FN, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जो बनाता है हाइड्रोजन बंधन। तो PH3 का क्वथनांक सबसे कम जाएगा, ना कि अमोनिया का। अमोनिया में क्या है, हाइड्रोजन बंधन, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि क्वथनांक समानुपाती होता है हाइड्रोजन बंधन का। याद रखिएगा, क्वथनांक समानुपाती होता है हाइड्रोजन बंधन का। ये ऑर्गेनिक में वीडियो आपको मिलेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सब का वीडियो मिलेगा। अगला क्वेश्चन था आपका बुढ़ा प्रतिभा देखिए था, लेड नाइट्राइड का तापीय गठन क्या था? लेड नाइट्राइड को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो बहुत ही फेवरेट, लेड नाइट्राइड को जब गर्म कीजिएगा उसमें भी घटन, तो आपको NO2 जो एक रंगीन गैस है, एक रंगीन गैस है जो अस्थायी होता है, जिसका लुईस संरचना में लोग आए थे। इसके लुईस संरचना में क्या था, नाइट्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित था, नाइट्रोजन पे क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित था। तो NO2 बनता है, जिसका संरचना बहुत ही मजेदार था, एक पे प्लस एक पे माइनस आया था, NO2। तो लेड नाइट्राइड के तापीय गठन क्या होता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो एक रंगीन गैस है, रंगीन, इसमें रंग पाया था, रंगीन गैस। ये भी आपका पूछा हुआ रहेगा कि नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड रंगीन होता है, तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ना कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ना तो नाइट्रस ऑक्साइड। NO2 प्राप्त होता है इसका लेड नाइट्राइड के तापीय अपघटन से, जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। अब 28वां क्वेश्चन क्या था, 8वां जिंक को, देखिए एक बात याद रखिएगा, तनु और सांद्र, जहां तनु रहेगा वहां बनेगा उदासीन ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, और जहां सांद्र रहेगा वहां बनेगा अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। लेकिन तनु है तो ये तो आपका अम्लीय है, तो ये तो बनेगा नहीं कभी अम्लीय, कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय। तनु है तो सांद्र, जिंक को जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड तो उदासीन है तनु होने पे। नाइट्रस अगर सांद्र कर देते हैं तो आता कौन, नाइट्रिक ऑक्साइड, सांद्र बनता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक बोलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर तनु है तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, याद रखिए, उदासीन रहेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड, और सांद्र रहेगा तो अम्लीय रहेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अगला फिर देख, हाँ फिर वही क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। कॉपर को सांद्र, अभी बताएं, जहां सांद्र रहेगा तो नाइट्रिक अम्ल क्या देगा, अम्लीय, सांद्र क्या देगा, अम्लीय, और तनु क्या देगा, उदासीन, तनु देगा उदासीन ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, जैसे हो गया N2O। तो सांद्र क्या देगा, अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड को देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अभी बताए थे सांद्र, सेम क्वेश्चन था।
30 में देखिए PCl4+ का संकरण PCl4+। वो 11th के जो 11th के स्टूडेंट भी होंगे जो रासायनिक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे वो सभी सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में होता है 7 इलेक्ट्रॉन और 4 क्लोरीन है 7 चौक 28, 28 और 5, 28 5 हो गया आपका 33। लेकिन सर एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया धनायन, तो -1 तो कितना हो गया 32। तो 32 को कितना भागा देंगे 8 से, क्योंकि 8 से अधिक है, 8 से अधिक हो तो 8 से, 8 से कम हो तो 2 से, 8 चौक 32। ये आ गया sp3 3 1 4 चतुष्फलकीय। तो ये बना है आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का धनायन होता है चतुष्फलकीय और ऋणायन होता है अष्टफलकीय। एनसीईआरटी का जो नीचे पूछा हुआ है। ओजोन ठोस अवस्था में होता है काला, ओजोन बड़ा मजेदार सर। ओजोन आपका गैस अवस्था में होता है नीला, ब्लू, लाइट ब्लू होता है, और द्रव अवस्था में होता है डार्क ब्लू, डार्क ब्लू। और ठोस अवस्था में क्या होता है काला रंग का ओजोन, जो आपके O3 ओजोन है, प्रावेणिक किरण है। ओ द्रव अवस्था में, सॉरी यहां रखा गया गैस, द्रव अवस्था में। अगला देखिए क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्न में किसमें पी पाई डी पाई बंधन पाया था। बहुत हम VBS है, इसको थोड़ा अपने से देखिए शुरू करके। पी पाई डी पाई बंधन है, पी पाई डी पाई बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है सर। देखिए नाइट्रोजन के पास है पी कक्षक, ऑक्सीजन के पास भी क्या है पी कक्षक, इसका कोई औकात नहीं कि डी कक्षक इसके पास होगा। इलेक्ट्रॉनिक बिना से निकालिएगा तो पी कक्षक से बाहर लोग जा नहीं पाएगा। कार्बन के पास भी क्या है पी कक्षक, ऑक्सीजन के पास भी क्या है पी कक्षक, बोरॉन भी पास क्या है पी कक्षक, ऑक्सीजन पास भी क्या है पी कक्षक। अब देखिए सब किसी डी बंधन तो बनाएगा नहीं, डी कक्षक तो है नहीं सर, पी पाई डी पाई। देखिए ऑक्सीजन पास है पी कक्षक, लेकिन सल्फर पास डी कक्षक है 3D है, लेकिन 3D क्या है खाली है। 3D कक्षक क्या होता है खाली है, लेकिन अपने बंधन बनाने के लिए किसी यौगिक में यह डी कक्षक का इस्तेमाल कर सकता है। 3D कक्षक है 1s2 2s2 2p6 कीजिए ना 3s2 3D कक्षक है, लेकिन खाली है। कैसा है खाली है, सल्फर के पास है, फास्फोरस के पास है, इस सभी के पास डी कक्षक है, लेकिन डी कक्षक खाली होता है, इसलिए हमको पी ब्लॉक रखते हैं। लेकिन जब किसी यौगिक का निर्माण के लिए जब बंधन आता है तब मैं डी कक्षक का यूज करता है, कौन फास्फोरस और सल्फर। याद रखिएगा फास्फोरस और सल्फर के पास डी कक्षक है लेकिन खाली। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिएगा, क्योंकि पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन इसका पूरा हो जाता है, डी कक्षक में जा नहीं पाता, डी कक्षक होते भी। लेकिन ये सब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है इसके पास जन्मजात डी कक्षक नहीं होता है, सिर्फ पी कक्षक ही होता है, डी कक्षक नहीं अवेलेबल है। लेकिन सल्फर और फास्फोरस का क्या डी कक्षक होता है, वो क्या बनाएगा पी पाई डी पाई बंधन, पी पाई और डी पाई। ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पी पाई डी पाई, ये हर जगह आपका पूछता है। इसका भी वीडियो, सारा वीडियो आपको मिलने वाला, सारा टेक्स्ट का वीडियो। शायद तो ओपन बुद्धा ओपन टेस्ट हुआ था पूरे जम्मू लेवल पे से, हमारे स्टेट बोर्ड में सभी स्टूडेंट लगभग 1000 स्टूडेंट आसपास बैठे थे सर, लगभग 1000 थे, उससे कुछ ही कम होंगे, 900 प्लस ही थे सर हमारे इंस्टीट्यूट में उतना पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बताइए अणुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला तत्व क्या है ऑक्सीजन। अणुचुंबकीय एक ही को, बाकी जल हो, नमक हो, बेंजीन हो, ये सभी होता है प्रतिचुंबकीय। क्या होता है प्रतिचुंबकीय, याद रखिएगा जल, नमक और बेंजीन ये सब क्या प्रतिचुंबकीय, O2 क्या है अणुचुंबकीय। इसका भी वीडियो मिलेगा, अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, काफी सिग्मा 1s2, सिग्मा नोट 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा नोट 2s2, इसमें आबंध कोटि पढ़ाते थे, आबंध कोटि, आबंध लंबाई। दुनिया का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं सर, बस लगे रहिए, मेहनत हम भी कर रहे हैं। सारा नोट्स वीडियो आपको जल्द ही सब मिल जाएगा, 12th में मिल चुका है, बस 11th का नोट्स वीडियो बनाना बाकी है। और 12th का जो कॉन्सेप्ट है सर वो 11th पर आधारित है। 11th आपका तगड़ा है, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, मोल कॉन्सेप्ट। तो 12th में कोई दम नहीं है सर, अपने सीनियर से पूछिएगा, बुक को उठा के बार देखिएगा। चौथी, निम्नलिखित किसका बंधन कोण सबसे ज्यादा होगा। बंधन कोण, इसका भी ट्रिक बताए थे कि बंधन कोण निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे संकरण। याद कीजिए भागा विधि, sp3 sp sp3 sp2 sp, संकरण sp3 का था 109 डिग्री, sp2 का था 120 डिग्री, sp का था 180 डिग्री। ठीक है, 4 नियम था,
पहला नियम क्या था, सुनिएगा ध्यान से, वीडियो मिलेगा इसका। सबसे पहले अणु का हम संकरण निकालेंगे। अगर संकरण अलग अलग है तो वहीं पे बता देंगे किसका आबंध कोण ज्यादा है, ज्यादा किसका है, sp का। अगर संकरण दो अणु का समान आ गया तब देखेंगे निर्जन जोड़ी, जिसका निर्जन जोड़ी ज्यादा होगा उसका आबंध कोण कम होगा। जल और अमोनिया, नाम सुने, जल और अमोनिया, अमोनिया और जल दोनों का संकरण होता है sp3 जल का भी और अमोनिया, लेकिन जल में 2 गो निर्जन जोड़ी है और अमोनिया में 1 गो निर्जन जोड़ी है, तो इसका आबंध कोण क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर संकरण समान है तो निर्जन जोड़ी देखेंगे, जिसका निर्जन जोड़ी ज्यादा होगा उसका आबंध कोण कम, इलेक्ट्रॉन के दबाव से इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होगा तो बंधन कोण क्या होगा, घट जाएगा। अगर निर्जन जोड़ी भी समान हो तो केंद्रीय परमाणु को देखेंगे, जिसका केंद्रीय परमाणु ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा उसका आबंध कोण ज्यादा होगा। और केंद्रीय परमाणु भी समान है तो देखें किनारे का परमाणु, जिसका किनारे का परमाणु ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा उसका आबंध कोण कम होगा। इसका बड़ा झकास और मस्त वीडियो बनाए सर। तो यहाँ देखिए संकरण के आधार पर पहला नियम संकरण अलग अलग है, संकरण क्या, तो यही पर बन जाएगा किसका आबंध कोण। इसका देखिए अमोनिया क्या है, sp3 भागा 20 से, सल्फर के बाद 6×6=8, इसका भी sp3, Bf3 सत्या कैसे कहती है 24, 8×3 = 24 का sp2, मीथेन का sp3 भागा 20 संकरण। देखिए sp2 का आबंध कोण सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए तीनों का समान है तो इसमें क्या देखना होता है, निर्जन जोड़ी देखेंगे, जिसका निर्जन जोड़ी ज्यादा होगा इसमें 1 निर्जन जोड़ी है, इस सल्फर पर 2 गो निर्जन जोड़ी है, आप कार्बन पर 1 भी निर्जन जोड़ी नहीं है, तो सबसे अधिक क्या होगा Bf3 का, यह संकरण अलग है। और संकरण समान हो तो निर्जन जोड़ी देखेंगे, जिसका निर्जन जोड़ी ज्यादा होगा उसका आबंध कोण कम होगा। लेकिन इसमें संकरण Bf3 का अलग आ गया, इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य था Bf3 का, तो किसका आबंध कौन सबसे अधिक है, Bf3 का। और देखिए लास्ट क्वेश्चन था C2 में कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है, इसमें सिर्फ 2 पाई बॉन्ड है, कितना, सिर्फ 2 पाई बॉन्ड। और आपको प्रूव करना है कि 2 पाई बॉन्ड कैसा है, कमेंट में बताना है कि C2 में 2 पाई बॉन्ड कैसे है, तो इसका वीडियो हम आपको देंगे सर कि C2 में कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड संख्या था। मेरा कहना सिर्फ 2 पाई बॉन्ड है, आज को प्रूव करके वीडियो में लॉन्च करेंगे सर। फिलहाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, इतना ही था, 35 क्वेश्चन बुद्धा प्रतिभा में स्टेट लेवल के लिए। नोट ये जेएमएस में एनसीईआरटी में काम देगा, नीट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नीट तक काम देगा, आपका हर जगह काम देगा, लेकिन आपको प्रूव करना है C2 में कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड है। हटा दिया, सिर्फ 2 पाई बॉन्ड है। क्लास से भी स्टडी हो चुका है, इसका वीडियो बना, बाकी बोले केमिस्ट्री का हर टॉपिक का वीडियो बनाएंगे सर, के दिन रात करना पड़ेगा, क्यों ना हमको तपना पड़ेगा, जब तक जिंदगी है, एक जन्म मिला है, इतिहास लिख कर जाएंगे सर। अभी तो टेलर हुआ, स्टार्ट हुआ है, इस दिसंबर 2022 पार होते थे, सारा ट्रिक वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा। फिर मिलिएगा बुद्धा सर कौन थे, कहां से कहां पहुंच गए सर। काफी सर लो लेवल से स्टार्ट किए सर, कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किए थे, 10 लड़का स्टार्ट किए थे, और 2 साल में 12-1300 स्टूडेंट हुआ है सर। मेहनत करते हैं सर, करेंगे सर, जब तक जान है तब तक मेहनत करेंगे, ओनली स्टडी नथिंग एल्स। तो ये था आपका बुद्धा प्रतिभा का टेस्ट का क्वेश्चन, जिसको हम सोल्व किए, और आगे आपको सारा वीडियो नोट्स यूट्यूब पे मिलते रहेगा, बस हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा। जय हिंद।